हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एज यू ऑल नो दैट आई हैव फिनिश्ड फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फिजिक्स and today I will start your second volume and the first unit is ray optics। आप लोग फैमिलियर होंगे कि जो लाइट का यूनिट है वो दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है, एक रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड इज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमको लाइट को रे फॉर्म में स्टडी करनी है, जबकि वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को क्या कंसिडर करेंगे, वेव्स। ठीक है, और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एज यू ऑल नो दैट द रिफ्लेक्शन टॉपिक इज रिमूव फ्रॉम योर सिलेबस। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। और आप इस टर्म से फैमिलियर होंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। सिंपली ऐसे समझिए बेटा कि जब हम लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसिडेंट करते हैं, सपोज दैट आप लाइट ग्लास में इंसिडेंट कर रहे हैं, ग्लास पर इंसिडेंट कर रहे हैं, तो लाइट क्या होगी, उस मीडियम में एंटर करेगी। मतलब मीडियम हमारा एयर है, एयर से हम किस में इंसिडेंट कर रहे हैं, ग्लास में इंसिडेंट कर रहे हैं। तो लाइट की स्पीड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ग्लास में, और इसी फिनोमेना को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपली अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो यही क्या बताएंगे कि व्हेन अ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम one medium to another medium, when a light enters in from one medium to another medium, then its speed and direction change, and this phenomenon is known as what, refraction of light. So put the heading first, refraction of light. Refraction of light. You may write when light enters from one medium to another medium, then its speed and direction change. This phenomenon is known as refraction of light. Refraction of light। ठीक है, तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये एक मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, और ये है हमारा सेकंड मीडियम। और सपोज दैट ये रेयरर मीडियम है, रेयरर, और ये है डेंसर। लाइट इंसिडेंट होगी तो डेंसर को इस टाइप से दिखा देते हैं। लाइट इंसिडेंट होगी तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, और ये नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये आर हो जाएगा, ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal। अगर हम बात करें दूसरे मीडियम की, तो अगर ये डेंसर है और
लाइट डेंसर मीडियम से इंसिडेंट हो रही है और रेयरर मीडियम में जा रही है तो बेंड्स अवे द नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। ठीक है, तो डेंसर और रेयरर आप लोग तो जानते ही हैं। रेयरर क्या होता है, जिसमें मीडियम पार्टिकल्स काफी डिस्टेंस पर हो, फार हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम बोलेंगे। और अगर मीडियम पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये फर्स्ट मीडियम है डेंसर और ये है सेकंड मीडियम रेयरर। जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। पुट द हेडिंग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा दो लॉज है रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, वो क्या होंगे, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। ठीक है ना, तो सिंपली फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lies in the same plane। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द सेम प्लेन। एंड जो सेकंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का लॉ, जिसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो सेकंड क्या है, स्नेल्स लॉ है। अगर आप हेडिंग डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो सेकंड लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine angle of refraction is a constant। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, दिस लॉ also known as कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। और उस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, 1 म्यू 2। ठीक है, और इस 1 म्यू 2 को हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। लिखोगे दिस कांस्टेंट इज नोन as a refractive index of second medium, refractive index of second medium with respect to
फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। Put the heading refractive index। बेटा ये एग्जाम पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा आप लोगों का जो प्रैक्टिकल्स होंगे इसमें हमारे 2 प्रैक्टिकल्स हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, तो वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किन्हीं 2 मीडियम्स में, जैसे एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट सपोज दैट एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है, और जैसे ही हम वाटर में इंसिडेंट करते हैं तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो किन्हीं 2 मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट का जो फ्रैक्शन होता है, ठीक है, उसे कि हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं इट इज द फ्रैक्शन ऑफ, it is the ratio of speed of light in 2 mediums, that is 1 mu को हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट in first medium upon speed of light in second medium। ठीक है बेटा, तो 1 mu को हम लिख सकते हैं v1 upon v2। यहाँ पर बेटा बताओ कोई यूनिट होगी इसकी, ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होगी, याद रखना, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होगी। आगे देखते हैं कि अगर फर्स्ट मीडियम जो है हमारा एयर है, इफ फर्स्ट मीडियम इज एयर, देन v1 क्या हो जाएगा? c के इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट, और c से ही हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, और v2 को हम v लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा mu इज इक्वल टू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कुछ भी, अगर सेकंड मीडियम हम कुछ भी कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा c/v। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी फर्स्ट मीडियम हमारा एयर ही होगा, और सेकंड मीडियम जो तुम्हारे रिक्वायर्ड होगा, ग्लास हो सकता है, एयर हो सकता है। सपोज दैट यहाँ पर ये लिखे AV, इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हो जाएगा। फिर इसको हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू हो जाएगा c/bg का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो इससे रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं, याद रखिएगा mu इक्वल टू c/b। दूसरी चीज हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। चलिए आगे पढ़ेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। Reversibility of
लाइट, सिंपल सा, कोई लाइट है बेटा, ठीक है, और जिसमें दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, एक ये तुम्हारा सेकेंड मीडियम है जो डेंसर है, डेंस है, लाइट क्या हुई, इंसिडेंट हुई और टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो गई, बेंड हो गई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा रिफ्रैक्शन। तो ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकेंड, ठीक है। बाय स्नेल्स लॉ when light enters from first medium to second, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 1 μ2 is equal to sin I upon sin R, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात है कि अगर लाइट को हम रिवर्स कर दें यहां से, तो लाइट यहां से जाएगी और फिर इस सिचुएशन में हो जाएगी ऑन रिवर्सिंग लाइट फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट, यानी सेकेंड मीडियम से लाइट को रिवर्स करें फर्स्ट के लिए, तो एंगल आर तो चेंज नहीं होगा, तो इस सिचुएशन में ये हो जाएगा 2 μ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, ये हो जाएगा इज इक्वल टू sin r अपॉन sin I, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या करेंगे, तो आ जाएगा 1 μ2 इंटू 2 μ1 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और बचेगा 1, यानी इसका ये मतलब हुआ कि 1 μ2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 μ1, ये हमारा आ गया रिलेशन, ठीक है ना। केवल हमको क्या करना है, अब पलट देना है। सपोज दैट, एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अगर पता है हमें 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर है 3/2, देन रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू जी, ये हो जाएगा, यानी केवल और केवल इसको हम रिवर्स कर देंगे, मतलब हो जाएगा 2/3। समझ में आई बात की नहीं, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है अगर हम मीडियम को भी रिवर्स करते हैं, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, और फिर हम पढ़ेंगे अबाउट क्रिटिकल एंगल। चलिए इससे पहले हम पढ़ते हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ। रियल एंड एपरेंट डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियल एंड
डेप्थ, और इसी में लिख लेंगे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। चलिए पहले हम समझते हैं क्या है। सपोज दैट ये हमारा कोई वेसल है और उसमें कोई लिक्विड क्या है बेटा, फिल्ड है। इतना क्लियर है। अब यहां पर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऊपर है, कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है, पॉइंट ऊपर है। लेकिन जब हम देखते हैं, सपोज दैट यहां से देख क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं अगर इसमें हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये तो इसकी हो जाएगी एक्चुअल पोजीशन, ये तो हो जाएगी टोटल हाइट। लेकिन अगर हम देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, यहां ना दिख करके कुछ ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, यानी डायरेक्शन आकर के कुछ क्या होता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको सीधा देखें तो यहाँ पर जो इमेजिनरी लोकेशन आएगी वो आ जाएगी इस तरीके से। ये तुम्हारा नॉर्मल है और नॉर्मल में ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर देखेंगे बेटा, ये नॉर्मल है और लाइट कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है एन डैश होता है, और ये है ओ, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट पी। ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पोजीशन हो जाएगी। अगर हम ये नॉर्मल और दोनों नॉर्मल की बात करें तो ये एंगल आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल आर, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ये हो जाएगा एंगल आर। ठीक है, और अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये कितने एंगल डिग्री का हो जाएगा, एंगल आई के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप फिर से समझ लीजिए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट उसके सरफेस पर होता है, तो ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पोजीशन में होता है वो ना हो करके हमें क्या होता है, कुछ दूसरी यानी कुछ ऊपर दिखाई देता है। अक्सर होता है कि ऑब्जेक्ट होता तो सरफेस पे, लेकिन हमको लगता है क्या है कि ऑब्जेक्ट ऊपर ही रखा हुआ है। ठीक है, यानी कुछ हाइट ऊपर है, मतलब इमेजिनरी उसकी इमेज हमें पता चलती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, an object placed in a denser medium, an object placed in denser medium when seen from rarer medium, then it appears हमें कैसा अपीयर होता है, स्मॉलर डेप्थ,
than its actual depth. Then it appears smaller depth than its actual depth. यानी इसकी एक्चुअल डेप्थ से ही हम क्या होता है कुछ स्मॉलर दिखता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फ्रॉम स्नेल्स लॉ के से हमें पता है, क्या पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। इसको हम इधर आई कंसीडर करेंगे। क्योंकि यहां से रेज जा रही है ना, देखेंगे तो ऊपर से, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहां पर रखा हुआ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कंसीडर करेंगे। ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये हो जाएगा साइन आर। अगर हम यहाँ पर ए म्यू डब्ल्यू की बात करें तो ये अपोजिट हो जाएगा साइन आर अपॉन साइन आई, ठीक है ना। अब देखेंगे, और साइन आर का मतलब क्या है, ट्रायंगल। साइन आर का मतलब क्या है, ट्रायंगल। तो यहां पर देखेंगे बेटा, साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन सी डी। इसको हम लिख सकते हैं साइन आर की जगह एंगल कौन सा है, एन सी डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एंगल एन सी डी होल अपॉन साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ सी एन डैश, साइन ओ सी एन डैश, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि ये भी तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है, और ये भी तुम्हारा नॉर्मल है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो लिख लेना, सिंस एंगल एन सी एन डैश सी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल किसके, सी ओ पी के, ठीक है। क्यों होंगे, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और अगर हम बात करें तो ये वाला एंगल, क्योंकि हमने इसको सीधा बढ़ाया है, इसको सीधा बढ़ा दिया है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल आर के। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे ये होता है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तो इसी टाइप से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो आगे हम लिख लेंगे एंगल एनसीडी, एंगल एनसीडी इज इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा, सीआईपी के, सीआईपी के, ठीक है। क्यों होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो हम यहां से ए म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं साइन एनसीडी यानी सीआईपी
सी आई पी होल अपॉन साइन सी आई पी, यानी ओ सी एन डैश की जगह लिख सकते हैं सी ओ पी, सी ओ पी। अब देखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल किस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में पीसीओ में, पीसीओ में साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई को लिख सकते हैं, साइन आई को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब पीसी अपॉन हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, बोलो बेटा CO, CO। और इन ट्राइंगल अगर हम इसकी PCI की बात करें, ट्राइंगल PCI की बात करें तो साइन R इज इक्वल टू हो जाएगा PC अपॉन CI, ठीक है। तो यहां पर हम पुट करेंगे तो आ जाएगा साइन आई की जगह PC अपॉन CO होल अपॉन PC अपॉन CI, यह आ गया A म्यू W, PC से PC कैंसिल, यह आ जाएगा क्या आ जाएगा, CI अपॉन एक मिनट, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, हम कुछ प्रबंध करते हैं। फिर से लिखते हैं, देखो बेटा एंगल CIP की वैल्यू क्या है, साइन CIP यानी ये वाला एंगल पर, और हाइपोटेनियस यानी इसको हम लिख सकते हैं PC अपॉन CI, PC अपॉन CI होल अपॉन, इसकी जगह पर COP की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PC अपॉन CO, PC अपॉन CO से कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा A म्यू W इज इक्वल टू CO अपॉन CI, और CO को अगर हम अप्रॉक्स कंसीडर करें, CO यानी ये CO को हम PO के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं, PO, और CI को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, CI को PI कंसीडर कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा PO अपॉन PI A म्यू W। PO ही हमारा क्या है, रियल डेप्थ है, तो यह आ जाएगा A म्यू W इज इक्वल टू आ जाएगा रियल डेप्थ अपॉन ये हो जाएगा PI, ये क्या हो जाएगी, इमेजिनरी डेप्थ, ठीक है। और यही हमारा क्या आ गया, रिलेशन आ गया, इसको हम लिख सकते हैं A म्यू W इज इक्वल टू HR अपॉन HI, यानी रियल अपॉन इमेजिनरी। अब हम बात करेंगे किसकी, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए देखते हैं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक्चुअल पोजीशन O था लेकिन इमेज कहां बन रही है, I पर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, OI की डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो यहां लिख लेना नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का मतलब OI इज इक्वल टू हो जाएगा PO माइनस PI,
PO माइनस PI। अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें PO को, तो यहाँ क्या आ जाएगा PI माइनस P1 माइनस PI अपॉन PO, PI अपॉन PO। आगे देखेंगे OI को ही हम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। D इज इक्वल टू PO को हम क्या लिख सकते हैं H, या हमारा जो हाइट है H1 माइनस PI अपॉन PO तो पता नहीं है हमें, लेकिन अगर हम PO अपॉन PI लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन PI को नीचे ले आओगे तो आ जाएगा PO अपॉन PI यानी A म्यू W, ये लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्रिटिकल एंगल और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे।